हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका चैप्टर नंबर 7 लूसेंट का ऑब्जेक्टिव एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। ये है आपका मौर्य पीरियड चैप्टर का नाम है। और टेलीग्राम में आप सर्च करोगे त्रिगीतम, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा त्रिगीतम फोरम क्लब, वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। और आप लोग यूट्यूब चैनल का नाम तो जानते हो। अब ये क्या है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम प्रियदसी, कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देवनाम प्रियदसी के नाम से भी बुलाया गया है कभी। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? तो ये हैं आपके मौर्यन किंग अशोका। अशोक को ही कहा जाता था देवनाम प्रियदसी। ठीक है, याद रहेगा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में। यहाँ तो दो ही का मेंशन हुआ है, लेकिन बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना कि देवनाम प्रियदसी जो है ये कहे जाते थे कौन? अशोक। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड। अब यहाँ पर पूछा है कि चाणक्य जो थे, जो टीचर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ये इनमें से कौन से लर्निंग सेंटर है जिससे वो बिलोंग करते थे, जहाँ से वो संबंधित थे। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कौन सा है? इसका आंसर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। तो इसमें से आंसर है तक्षशिला। आप लोग अगर आप लोग नहीं देखे हो, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक सीरियल आता है। उस सीरियल को तो मैं तो बहुत बारी देखा हूँ, पहले भी शायद बता चुका हूँ। तो उसमें तक्षशिला के बारे में अच्छे से बताया गया है, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, इनके सानिध्य में, चाणक्य के सानिध्य में। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है विच इवेंट ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज, मतलब बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और उस चीज़ का प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहराई से, है ना। प्रोफाउंड चेंज इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो अशोक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी था उसमें किस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मतलब अचानक से क्या होता है कि उनकी जो नीति है, शासन करने की नीति है, वो सब कुछ बदल जाता है अचानक से। तो किसका प्रभाव था, वो किसके प्रभाव के कारण वैसा हो पाया था? क्योंकि मान लिया जब बहुत सारे ऐसे राजा हुआ करते थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, है ना, अपने पब्लिक के प्रति और दुश्मनों के प्रति भी उनका अलग ही पॉलिसी था, नीति था। लेकिन कौन सी ऐसी घटना घटी अशोक के टाइम में कि बिल्कुल ही उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो चेंज हो गया अचानक से। तो कौन सी ऐसी घटना है देख लो। यहाँ पर दे रखा है द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, बिल्कुल ये नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है द कलिंग वॉर। क्या तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, है ना। कलिंग का युद्ध जो हुआ था बहुत ही भयावह युद्ध हुआ था। तो कलिंग का युद्ध के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या था इसके बारे में। अब जरा देखते हैं इस युद्ध के बारे में। देख लो, डेट तो मस्ट आपको याद रखना ही रखना है, 261 से 62 BC। ध्यान रखना, इसी टाइम में हुआ था कलिंग वॉर। ठीक है, कहीं 61 मिलेगा, कहीं 62। तो 261 और 262 BC में ये युद्ध हुआ था। ठीक, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कलिंग जो एक राज्य था, है ना, तो वहाँ के राजा कौन थे, कौन लड़े थे। अशोक का नाम तो हर कोई जानते हैं, लेकिन जो पराजित हो गए थे उनका नाम अक्सर लोग याद नहीं रखते। तो याद रखना उनका नाम था अनंत पद्मनाभन। देख लो, मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, अनंत पद्मनाभन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, कलिंग जो था एक राज्य था, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार था? कलिंग राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ था? तो कलिंग अगर अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो उड़ीसा में है ना। लेकिन उस वक्त का कलिंग जो है वो उड़ीसा प्लस आपका आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य में विस्तार था इसका, कलिंग राज्य का। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि ये जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग का जो वॉर हुआ था, ये कौन से अभिलेख में मिलता है, मतलब अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है। अभिलेख का मतलब होता है रॉक एडिक्ट, है ना, कौन से अभिलेख में मिलता है। तो याद रखना इसका जो आंसर है 13th। ठीक, कि अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसमें इसका जिक्र है कलिंगा वॉर का, ध्यान रहेगा। और इसके बारे में एक चीज़ और कई बार पूछा गया है कि कितने साल के बाद युद्ध हुआ था, कलिंग वॉर जो हुआ था वो कितने साल के बाद हुआ था, जब अशोक अपना पद ग्रहण किए थे। मतलब जब उनके राज्याभिषेक
है ना, राज्याभिषेक बोलते हैं, मतलब जब वो गद्दी पर बैठते हैं राजा बन करके, तो कितने साल के बाद, राजा बनने के बाद कितने साल के बाद ये कलिंग वॉर हुआ था, तो याद रखना 8 साल के बाद। ये भी क्वेश्चन देखा गया है। और कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि जो अशोक जो थे वो राजा बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि इनके पहले, अशोक के पहले तो उनके पिताजी थे बिंदुसार, है ना, वहाँ के राजा। तो वो राजा बनने से पहले, जो अशोक थे वो राजा बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, ये पूछा जाता है। तो याद रखना कि वो जो राज्यपाल थे वो अवंती के थे। ठीक है, कहाँ के थे? अवंती के। इस चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना है। और इससे और क्या पूछा जाता है, कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी को चेंज कर दिया जाता है। तो कहाँ नया वाला राजधानी कहाँ बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बारी। तो इसको भी ध्यान रखना कि इसका आंसर है तोशाली। ठीक है, तोशाली में, है ना, वैशाली नहीं है, तोशाली है, ध्यान रखना। बस इतनी सी जानकारी थी इसके बारे में, कलिंग वॉर के बारे में। ठीक है, अब जरा देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट स्तूप एट सांची, है ना, इज़ इन, मतलब कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। ये कई बार पूछा गया है कि जो सांची का स्तूप है वो कौन से स्टेट में है। तो इसका आंसर है आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये बी क्यों लिखा गया है? डी होना चाहिए। अब अपने बुक में देख लेना, है ना, शायद बी होगा, बी यहाँ से छूट गया, तो बी इसका आंसर होगा। सांची का स्तूप जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कई बार डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखना, रायसेन जिला, है ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची का स्तूप। अब आगे देखते हैं, 5th नंबर जो है ये है द मंक हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म वॉज, मतलब कौन सा ऐसा मॉन्क थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किए, प्रभावित किए अशोक को, किस चीज़ को अपनाने के लिए? तो बुद्धिज़्म को अपनाने के लिए। ठीक, तो एक तरह से कह सकते हो कि अशोक के ये स्पिरिचुअल गुरु भी थे। कौन थे? उपागुप्त। ठीक है, तो उपागुप्त का नाम याद रखना, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो उपागुप्त इनके कौन थे? अशोक के स्पिरिचुअल गुरु थे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, उपागुप्त जो थे इनके गुरु के नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार कि उपागुप्त के गुरु कौन थे। तो उपागुप्त के जो गुरु थे वो थे आनंद। और आनंद के बारे में कई लोग आप लोग सुने होंगे कि आनंद कौन थे। तो काफ़ी प्रिय भक्त थे इनके, भगवान बुद्ध के, है ना, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो आनंद जो थे वो उपागुप्त के गुरु थे, और अशोक के जो स्पिरिचुअल गुरु थे वो उपागुप्त थे, ध्यान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द एबैकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अब देखो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारे नए पार्लियामेंट के ऊपर बनाया गया है इनको, अशोक स्तंभ को, है ना। तो अशोक स्तंभ को बनाया गया तो उसमें से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं हमारे जो करंट पीएम मोदी जी हैं। तो क्या किए हैं देख लो। पहले क्वेश्चन समझो कि इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि अशोक स्तंभ में जो एबेकस वाला पार्ट है उसमें कौन से एनिमल को नहीं दिखाया गया है। ठीक है, ये तो पूछा है डज नॉट अपीयर ऑन द एबेकस ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डियर, मतलब हिरन। हिरन इस पे मेंशन नहीं है, बाकी ये सारे मेंशन है। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ आपको, देख लो। ये है अशोक स्तंभ। ठीक है, ये अशोक स्तंभ है। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि देखो ये लग रहा है ना कि ये जो शेर है ये बिल्कुल ही शांति मुद्रा में है, आंख बंद है ना, मुख भी काफ़ी हद तक बंद है, मतलब अपने जो नेचुरल इनका स्वभाव होता है उस स्वभाव में नहीं है ना। तो अभी क्या कर दिया गया कि इनके मुख को बहुत ज़्यादा खोल दिया गया, मतलब थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाया गया है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर दिखाया गया है। और कई लोग तो मीम बना रहे हैं कि मोदी के आने से इनका मुख ऐसे इतना खुला हुआ है, और अगर योगी जी आ गए तो इनका मुख इतना खुल जाएगा। समझ रहे बात को? तो खैर अपना अपना तर्क है सबका, मोदी जी का पता नहीं क्या तर्क है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में। सबसे पहली बात इसके बारे में डिटेल जान लो कि अशोक स्तंभ पर अगर पूछ दे कि अशोक स्तंभ पर टोटल कितने लायंस हैं, तो टोटल 5 लायंस हैं। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ हैं। टोटल कितने हैं? 5। अगर पूछे कि ऊपरी भाग में कितना है, ऊपर वाले भाग में कितना है, तो 4 हैं। 4 लायंस हैं, मतलब शेर है यहाँ पर। 3 हमें दिखता है यहाँ पर फ्रंट व्यू से, और एक पीछे साइड में है ना जो नहीं दिखता हमें। तो 4 हैं टोटल ऊपर वाले पार्ट में। और एबेकस वाला जो क्वेश्चन पूछा है ये देख लो,
ये पूछा एबेकस। एबेकस क्या है भाई? वो कैलकुलेटर कंप्यूटर वाला नहीं, एबेकस है ना, जिससे गणना करने के लिए बच्चे को सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो वाला नहीं है। देख लो, एबेकस के बारे में जानते हो ना कि फर्स्ट कैलकुलेटर था जिसकी खोज चाइना में हुई थी, तो वो वाला नहीं है। इस वाले पार्ट को देखो, ये पूरा आप लोग एक बार फिगर देख लो, देख रहे हो अशोक स्तंभ को, और इनका जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर, इस वाले पार्ट को कहा जाता है एबेकस। इस एबेकस में कौन सा एनिमल नहीं है? तो इसका आंसर था कि डियर नहीं है, मतलब हिरन नहीं है। ठीक, अब ज़रा देखो, इस पर क्या है, एक लायन है आपका एक्स्ट्रा, एक लायन है ना, एक लायन है इस पर एक्स्ट्रा, और एक बुल भी है, एक बुल भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। एक हॉर्स भी है, एक हॉर्स भी है, और एक एलिफेंट भी है। मतलब इस वाले पार्ट में एक शेर, एक बुल, एक हॉर्स और एक एलिफेंट है इस वाले पार्ट में। मतलब इस वाले पार्ट में 4 जानवर हैं, एकक हैं सबके बने हुए, और इसके ऊपर वाले में 4 शेर है। तो ध्यान रखोगे क्या क्या बताया, लायन बताया, हॉर्स बताया, एलिफेंट बताया और बुल बताया। 4 हैं एबेकस में बीच वाले पार्ट में, और ये ऊपर वाले पार्ट में 4 शेर हैं, जो 3 दिखते हैं फ्रंट से और एक बैक साइड वाला नहीं दिखता, ऑब्वियस सी बात है। अब ज़रा देख लो अगला क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, क्या है अशोक स्तंभ? है अभी के टाइम में अशोक स्तंभ क्या है हमारा, है ना, तो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, जिसको स्टेट एम्बलम बोलते हैं। स्टेट एम्बलम है ये हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। ठीक, तो क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो अपीयर नहीं होता है कहाँ पर, एबेकस में, मतलब मिडिल पार्ट ऑफ दिस स्तंभ। ठीक है, तो चलो डियर नहीं है उस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त, अगर आप लोग सीरियल देखे होंगे तो पता चल गया होगा आपको, है ना, कि विष्णुगुप्त कौन थे। तो चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, ये भी क्लियर है। कौटिल्य भी इनको कहा जाता है, विष्णुगुप्त इनका बचपन का नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मेगास्थनीज वॉज एन एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। मतलब कौन से राजा का एनवॉय था, मतलब राजदूत था, कौन? मेगास्थनीज। पूरा आज इसके बारे में पूरा डिटेल बता देता हूँ, नहीं भूलोगे आप, देख लो। मेगास्थनीज कहाँ से आया पिक्चर में, है ना, ये क्या करने आया था इंडिया में, इसके बारे में पूरा। सबसे पहली बात जान लो कि हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोलते हैं, सिकंदर महान। तो सिकंदर आता है इंडिया में, अटैक करता है, ठीक है, हमारे अखंड भारत पर। उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ के राजाओं को हरा देता है, जैसा हिस्ट्री कहता है, लेकिन ऐसा मैं पर्सनली नहीं मानता। मुझे लगता है कि वो हार करके गया था यहाँ से, वरना वो पूरा विश्व फतेह करने के लिए निकला था। तो भाई जाहिर सी बात है कि वो हारने के लिए तो नहीं आया होगा, और हार के नहीं गया होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजा को हराते आ रहा था, है ना। तो इस व्यू से भी बोला जाता है कि वो इंडिया को भी हरा दिया होगा। तो जो व्यक्ति विश्व फतेह करने के लिए निकला, जो विश्व का राजा बनने के लिए निकला, वो आपको लगता है कि वो वापस खाली हाथ चला जाएगा जीतने के बाद? बिल्कुल नहीं जाएगा। बहुत अकड़ होता है वैसे लोगों में, तो वो इंडिया पर भी कब्जा कर लेता अगर जीतता तो मुझे लगता है कि उस टाइम के जो हिस्टोरियन रहे हैं वो गलत तरीके से पेश किए हैं। मुझे लगता है उनको हराया गया था। हालांकि हिस्ट्री जो बताता है हमें, वही हमको भी मानना है। तो बताता है कि कुछ राज्यों पर कब्जा वो कर लिया था, जीत लिया था। कहाँ? इंडिया में। कौन? सिकंदर, ठीक है। अब होता ये है कि सिकंदर जब देखता है यहाँ के राजाओं के बारे में कि काफ़ी उदार लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो यहाँ से छोड़ के जाने लगता है वापस। और जाने के टाइम में वापस रास्ते में उनकी मौत हो जाती है मलेरिया से, ऐसा बताया जाता है। तो जब वो रास्ते में मौत हो जाती है, किसकी? सिकंदर की, है ना। सिकंदर जब मर जाता है बीच रास्ते में, तो सेल्यूकस आता है एक पिक्चर में कि सेल्यूकस कौन था। तो सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस इसके सिकंदर का एक सेनापति हुआ करता था। अब ये सोचता है कि जो राज्य को हमने जीत लिया था, तो उस पर हमें कब्जा करना चाहिए वापस जा कर के। सिकंदर तो मर गया है, तो सेल्यूकस वापस आता है इंडिया की ओर और अटैक कर देता है इंडिया के ऊपर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान व्यक्ति, है ना, इतने मतलब प्रतापी राजा थे, वो हरा देते हैं इसको भी। 2-4 थप्पड़ मार के बोलते हैं चलो वापस जाओ। तो जब हार जाता है सेल्यूकस, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये अपनी पुत्री, मतलब इनकी पुत्री का नाम रहता है हेलेन। क्या नाम रहता है? हेलेन, ठीक है। अपनी पुत्री का विवाह करा देता है ये चंद्रगुप्त मौर्य से,
चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करा देता है। कौन? सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेन का। और सेल्यूकस था कौन? तो राजदूत था, मतलब राजदूत नहीं, सेनापति था। सेनापति किसका था? तो सिकंदर का था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जब ये व्यक्ति यहाँ से हार जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का शादी भी करा देता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में एक यहाँ पर अपना राजदूत छोड़ जाता है, मतलब एनवॉय, जिसको एनवॉय बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। ठीक है, तो कौन होता है वो राजदूत? वो होता है मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर है कि ये किसका राजदूत होता है? सेल्यूकस का, सिकंदर का नहीं, अलेक्जेंडर का नहीं, सेल्यूकस का। तो सेल्यूकस इसका आंसर है। अब जरा देखना, सुनना इसके बारे में। अब इसके बारे में जो जिक्र है मेगास्थनीज के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वो क्या पूछता है ज़रा देख लो। मेगास्थनीज के बारे में पूछता है कि एक इंडिया के बारे में ये बुक लिखा है, उस बुक का नाम है इंडिका। कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिका बुक लिखा है कौन? इंडिया के बारे में मेगास्थनीज लिखा है। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस के द्वारा नियुक्त किया हुआ एनवॉय था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये सेल्यूकस कौन था? तो एक सेनापति था सिकंदर का। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, बहुत बातें कर ली, समझ गए सारे कॉन्सेप्ट इसके बारे में कि मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस कौन था, अलेक्जेंडर कौन था, क्यों आया था, कौन हारा था, कौन जीता था, है ना। मेगास्थनीज यहाँ पर इंडिया में रहते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखता है, इंडिका। अब ज़रा देख लो, सारे बात यहाँ पर क्लियर हैं। सेल्यूकस इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन है इंडिया में? इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कौन ओल्डेस्ट है। मौर्य है, गुप्ता है, कुषाण है, कण्व है। इसमें से चारों में कौन ओल्डेस्ट है? तो सबसे पहली बात जान लो, मैं पिछले भी क्लास में मैं आपको एक ट्रिक बता दिया था याद रखने के लिए कि मगध में 6 डायनेस्टीज हुए और उसका सीक्वेंस क्या था? उसका सीक्वेंस था, बता देता हूँ फिर से, हसीना, MSK। ठीक है, तो ह से क्या है? हर्यंक डायनेस्टी। स से क्या है भाई? शिशुनाग। न से क्या है? नंदवंश। M से है मौर्य वंश। S से है शुंग वंश। K से है कण्व वंश। फर्स्ट वाला हर्यंक वंश और कण्व वंश, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इसके जो फाउंडर हैं इस डायनेस्टी के, वो कौन है। इसके इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि ये आसान है याद करना। जैसे देखो, शिशुनाग का किसने ये किया? शिशुनाग वंश का, तो शिशुनाग जो खुद थे राजा वही किए थे। न से आता है आपका नंद वंश, तो महापद्मानंद। M से आता है मौर्य वंश, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और स से आता है शुंग वंश, जो पुष्यमित्र शुंग, तो उसके नाम में ही है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हर्यंक का पूछा जाता है कि कौन थे, तो ये थे बिंबिसार। बिंदुसार मत बोल देना, कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति हैं। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इसकी कहानी भी बता चुका हूँ कि बिंदुसार नाम क्यों पड़ा। के से है कण्व वंश। कण्व वंश के थे वासुदेव नाम के राजा ने। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना कि हर्यंक वंश के जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसार और ये कण्व वंश के थे वासुदेव। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से ओल्डेस्ट कौन है, तो याद रखना कि ये सारे जितने हैं हसीना, MSK, मतलब ये 6 के 6 जो हैं वो सारे BC में, इसका डेट मिलता है BC में। और लास्ट में मैंने बताया कण्व वंश, है ना, ये वाला बताया कण्व वंश, देख लो कण्व वंश बताया। और कण्व वंश जो चलता है ये चलता है आपका 75 BC से ले करके 30 BC तक। ठीक, 75 BC से 30 BC तक, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? BC में हैं। और यहाँ पर और कौन सा ऑप्शन दिया है? देखो, कण्व समझ गए, ये 75 से 30 BC। मौर्य भी इसी के अंदर है। गुप्ता और कुषाण अलग अलग है। अब देखो, गुप्ता वंश के स्थापक भी पूछ जाते हैं। इसके 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर पूछ दे इसके संस्थापक कौन है, और अगर आप देखोगे सिंपल पूछेगा संस्थापक, तो बोलना है आपको श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन कई बार एक वर्ड के वजह से ये क्वेश्चन का पूरा चेंज हो जाता है सब चीज़। अगर पूछ दे कि रियल फाउंडर कौन थे, वास्तविक इसके संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम। ये मौर्य वाले चंद्रगुप्त नहीं हैं, ये गुप्त वाले हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम इसके रियल फाउंडर हैं। सिंपली फाउंडर पूछे तो श्रीगुप्त हैं। रियल फाउंडर इसलिए समझा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को क्योंकि मुख्य रूप से यही जो चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त वंश में, वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे और इनसे ही मतलब फला फूला स्टार्ट हुआ फलना फूलना गुप्त वंश का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है चंद्रगुप्त प्रथम का। अब देख लो, इसका जो डेट जो है इसका गुप्ता वंश का, ये है 320 AD से
बाकी का मैंने बताया ये सब मगध वंश के जितने मतलब मगध राज्य में जो 6 डायनेस्टीज हुए वो बीसी में हुए थे, और गुप्ता जो है ये 320 एडी से लेकर के कब तक 510 एडी तक। क्लियर है, ये एडी में है। अब बच जाता है आपका कुषाण। तो कुषाण जो सबसे पहली बात जान लो कि गुप्त वंश कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो यूपी और बिहार में, मुख्य रूप से यूपी एंड बिहार में था गुप्त वंश। ठीक है, बिहार मतलब झारखंड भी आ जाएगा इसके अंदर, है ना, और यूपी के बाकी जो कट के निकले हैं उसमें भी। अब जरा देखो कुषाण वंश के बारे में जानो। कुषाण वंश कहाँ था, तो खैर ये बहुत जगह था, कांधार में था, है ना, कश्मीर में, इंडिया में कश्मीर में। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में कश्मीर में कुषाण वंश फला फूला था। इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, तो इसके संस्थापक थे कुजुल कदपिसेस। लिख देता हूँ, कुजुल कदपिसेस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कुजुल कदपिसेस। अब ज़रा देखो इसका जो डेट निकल करके आता है ये 78 एडी का आता है। कुषाण वंश का 78 एडी निकल करके आता है। तो यहाँ पर एडी मिल गया, गुप्ता और कुषाण तो ये तो होगा नहीं, तो पुराना पूछा है। कण्व वंश जो था वो इस सीक्वेंस में अगर देखोगे तो सबसे पहले आता है मौर्य वंश, लास्ट में आता है कण्व वंश, है ना। तो इसमें से ओल्डेस्ट कौन है, मौर्य वंश। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो चलते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर में क्या पूछा है, यहाँ पूछा था डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज पर्टिकुलरली मेंशनड इन। किसमें मेंशन किया गया है कि जो मौर्यन सोसाइटी है ये आपके 7 क्लास में बटे हुए थे, 7 वर्गों में बटे हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। बताया अभी अभी कि मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था, तो उस बुक का नाम था इंडिका, और इसी बुक में मेंशन था कि जो मौर्य साम्राज्य था उस टाइम वो 7 वर्गों में विभक्त था, 7 वर्गों में बटा हुआ था। अब इसके बारे में देख लो, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में फिर से आएगा ये दोबारा, तब फिर से डिस्कस कर देंगे इसके बारे में, देख लो। फिर इसका क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये बुक किसके ऊपर है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, हालांकि जो बार बार पढ़ते हैं वो कन्फ्यूज नहीं होते, क्योंकि अर्थशास्त्र का मतलब इन जनरल होता है इकोनॉमिक्स, मतलब क्या, फाइनेंशियल के बारे में बताना, है ना, इकोनॉमिक के बारे में बताना। तो ये इसके हिसाब से तो इकोनॉमिक रिलेशंस ये आंसर होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल नहीं है, उल्टा है इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी नंबर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है राज कौशल, मतलब कि किस कुशलता से किसी राज्य पर शासन करना चाहिए। तो शासन व्यवस्था के बारे में मिलनी, यहाँ पर शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कशन है अर्थशास्त्र में। इकोनॉमिक से रिलेटेड इसमें बिल्कुल नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ड पकड़ लो, स्टेट क्राफ्ट, और फिर हिंदी में राज कौशल के बारे में बताया गया है। ठीक है, नहीं भूलना आपको। अब देख लो ये बुक लिखे कौन है, कौटिल्य, है ना, चाणक्य। 12th नंबर में चलते हैं। देखो यहाँ पर पूछा है द वैलीज ऑफ सिंधु, गंगा एंड जमुना वर ब्राउट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाय। यहाँ पर पूछा है कि जो वैलीज थे सिंधु के, गंगा के, है ना, जमुना नदी के जो वैलीज थे उसको एक मतलब कह सकते हैं कि एक सूत्रधार में बांधा गया, किसके थ्रू, है ना, किसके अथॉरिटी में। तो यहाँ पर देख लो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही इन तीनों के वैलीज को एक सूत्र में बांधा गया। ध्यान रहेगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पर पूछा है, फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, देख लो आगे। ये सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइपिंग के टाइम में। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लो 13 नंबर में क्या पूछा है, आप पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ नो अशोकन एडिक्ट। अशोक के बहुत सारे एडिक्ट्स देखते हैं हम लोग, शिला अभिलेख जिसको कहते हैं, है ना। शिला अभिलेख का मतलब होता है कि बड़े बड़े पत्थरों पर उकेर करके किसी की मूर्ति बनाना, या फिर कुछ लिख करके चले जाना, अपने टाइम के बारे में कुछ बताने की कोशिश करना, है ना। शील का मतलब शिला अभिलेख बोलते हैं। शिला का मतलब होता है बड़ा बड़ा पत्थर। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर पूछा है कि इन चारों में से कहाँ पर अशोकन एडिक्ट को नहीं पाया गया है, इसके इंस्क्रिप्शन के बारे में नहीं मिला है। तो कहाँ पर, गिरनार में है, और आपका बी नंबर आपका देख लो ये है कांधार, सी नंबर पाटलिपुत्र, और यहाँ पर है टोपरा। आपको बताना है कि कहाँ पर नहीं मिला है अशोकन एडिक्ट। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर ऑप्शन पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में इसके एडिक्ट नहीं मिले हैं। चलो क्लियर है यहाँ तक।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर। मतलब अशोक जो थे अपने एम्पायर में, अपने साम्राज्य में जो जस्टिस के लिए जिसको नियुक्त किए थे, अपॉइंट किए थे, उसको किस नाम से जाना जाता था? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, तो उसको जाना जाता था रजूका नाम से। कौन नाम से? रजूका नाम से। अब देखो रजूका के बारे में कई बार क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा है, मैं बता देता हूँ। देखो जस्टिस यहाँ पर सिर्फ जस्टिस था, है ना। अब देखो ये खास करके किस चीज़ के बारे में जस्टिस करते थे? तो जो भी लैंड मेजरमेंट होता था और फिर बाउंड्रीज से, मतलब ये मेरा खेत है, ये तुम्हारा खेत नहीं है ना, तो बाउंड्रीज से संबंधित और फिर लैंड से संबंधित जो भी मेजरमेंट होता था, उससे संबंधित जो भी डिस्प्यूट होता था उसके टाइम में, तो उसको सॉल्व करने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था उसको कहा जाता था रजूका। ध्यान रखोगे? तो रजूका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देख लो, एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर यह ब्राह्मणिकल रिवोल्ट, मतलब ब्राह्मणों ने रिवोल्ट कर दिया था मौर्यन एम्पायर के खिलाफ। फिर है किंग अशोका का पैसिफिस्ट पॉलिसी, मतलब शांति। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति, शांति वाला पॉलिसी की वजह से। तो ये भी एक वजह रहा है, क्योंकि वो युद्ध लड़ने के बाद क्या कर लिए, वो एकदम बिल्कुल ही कि हम नहीं युद्ध करेंगे, है ना, ये शपथ ले लिए। तो इस तरीके की बात थी, ये भी इसका कारण रहा है। इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइड, जी हाँ, जब ये पैसिफिस्ट नीति को अपना लिए तो ऑब्वियस ही बात है बाहरी लोग आकर के अटैक करेंगे ही। फिर वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर, जितने भी इनके सक्सेसर हुए, अशोक के जाने के बाद जितने भी इनके मौर्य साम्राज्य में राजा हुए, वो बहुत ही कमज़ोर टाइप के राजा हुए, बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, प्रतापी राजा कोई नहीं हुआ उसके बाद, है ना। और ये ब्राह्मणिकल रिवोल्ट भी हुआ करता था। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ये चारों ही कारण रहे हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? डी नंबर ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। अब जरा देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर के टाइम में, मतलब इनके समकालीन कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और पुष्यमित्र शुंग। तो इसके चंद्रगुप्त मौर्य थे, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं, 17 नंबर देख लो क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा द नोशन ऑफ सप्त अंग। सप्त अंग मतलब वही 7 क्लासेस में जो विभक्त थे मौर्यन साम्राज्य, है ना। दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थशास्त्र इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड है उसमें से? देखो यहाँ पर पूछा है कि ये अर्थशास्त्र के हिसाब से, और इसके पहले हम लोग देखे किसके हिसाब से? इंडिका के हिसाब से। इंडिका कौन लिखा है? मेगास्थनीज लिखे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से 7 क्लासेस में विभक्त था मौर्यन साम्राज्य। और यहाँ पर ये भी पूछा गया कि सप्त अंग का जो नोशन था, नोशन का मतलब होता है धारणा, विचार जो था, है ना। तो इसमें से क्या क्या आता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देख लो, सेम चीज़ है, इस सप्तअंग नोशन जो है ना, सेम चीज़ है इंडिका में जो मेगास्थनीज मेंशन किए हैं। तो इसको शॉर्ट में आप लोग याद रखना है, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। सीक्वेंस भी पूछ लेता है, पहला नंबर में क्या है, 7वां नंबर में क्या है, इस तरीके से पूछ लेता है। तो ये 7 के 7 आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है भाई? तो देख लो, सजदा, सीक्वेंस में ये सजदा, ठीक है। सजदा के डीएम, सजदा के डीएम और दम, जैसे भी याद रख पाओ आप, है ना। सजदा के दम, बस इतना आपको याद रखना है। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, देख लो, आप लोग ध्यान रखना और फिर लिख लेना। फर्स्ट नंबर में है आपका स्वामी। स्वामी का मतलब किंग, एस से है स्वामी, स्वामी का मतलब किंग। ए से है अमात्य, अमात्य। आप लोग देखे होंगे अगर सीरियल, तो ये वर्ड काफ़ी बार सुनने को मिलता है, अमात्य, है ना। अमात्य को बुलाया जाए, तो अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर, मंत्री, ठीक है। और फिर मुख्यमंत्री कह लो। जे से आपका आता है क्या? जे से आता है आपका जनपद। जनपद का मतलब होता है अपना टेरिटरी, है ना, अपना टेरिटरी एंड पीपल, लैंड भी बोल सकते हो, अपने ज़मीन की बात कह रहा है ये जनपद। डी से आता है आपका क्या? डी से आता है आपका दुर्ग। दुर्ग का मतलब था फोर्ट, फोर्ट का मतलब किला, है ना। किला का मतलब भी नहीं समझते हो तो सुन लो, क्या होता है किला का मतलब? इसका मतलब होता है सुरक्षा का दीवार। तो इतना समझ गए, डी से दुर्ग। ए से क्या होता है? ए से होता है आपका सजदा, है ना। डी से तो बता दिया दुर्ग, और ए से क्या होता है? ए से होता है आपका, क्या कहते हैं इसको, सजदा, है ना। ए से क्या होता है भाई? स्वामी था, अमात्य था, जनपद था, दुर्ग था। इसमें है टोटल कितने? मैं 8 बोल दिया है ना।
सजदा। तो इसमें एक काम करो, इससे ए से कुछ नहीं होता है ना, सजदा हिंदी में लिख करके देखो, सजदा, सजदा के दम, ठीक है, हिंदी में लिखो इसको, इंग्लिश में नहीं, सजदा के दम, बात एक ही है ना। मैं एक बढ़ा करके एक को लिख दिया था, जबकि दा एक ही साथ है। तो डी से क्या बताया, दुर्ग, फिर से सुन लो, एस से स्वामी, स्वामी का मतलब किंग, ए से अमात्य, अमात्य का मतलब मिनिस्टर और फिर चीफ मिनिस्टर, जे से जनपद, ठीक है, जे से जनपद मतलब लैंड, अपना टेरिटरी और पीपल, और डी से आपका आ जाता है, डी से दुर्ग यानी फोर्ट मतलब किला। फिर के से क्या आता है, के से आता है आपका कोष, कोष का मतलब खजाना है ना, जिसको ट्रेजरी बोलते हैं। डी से क्या आता है, फिर यहाँ पर डी से आ जाता है दंड, दंड आ फिर सेना, दंड आ सेना, वहाँ दंड लिखा हुआ है तो दंड आ सेना, जिसका मतलब आर्मी होता है, ठीक है। और लास्ट में जाता है एम, एम का मतलब होता है मित्र, एम, एम लास्ट नंबर, इसका मतलब है मित्र, मित्र का मतलब एलाइज, मतलब हम जैसे हमारे पड़ोसी देशों से हमारी काफ़ी मित्रता है ना, अलाइज है मतलब संधि है, इस तरह से कह सकते हैं, एग्रीमेंट है जिनके साथ मित्र बना करके जिसको हम चल रहे हैं, तो ये वही वाले अलाइज के बारे में बता रहा है। तो ध्यान रखोगे, वो जो सप्त अंग की बात कही गई है अर्थशास्त्र में और इंडिका में, इंडिका माने इसमें भी मेंशन है आपका 7 क्लासेस के बारे में, क्या कहते हो मेगास्थनीज वाले इंडिका में। तो इसमें पूछा है कि द नोशन ऑफ सप्त अंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थशास्त्र इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है इसमें सप्त अंग में। तो देखो किंग है, एक एक करके ऑप्शन में चलते हैं, किंग है उसमें, किंग है बिल्कुल, जिसको क्या कहा जाता है, उसको स्वामी कहा जाता है। टेरिटरी है, बिल्कुल है, उसको क्या कहा जाता है, जनपद कहा जाता है। टेरिटरी के अंदर ही आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन है ना। फिर ट्रेजरी है आपका, ट्रेजरी मतलब कोष, खजाना, ये तीनों ही तो है, बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलो इतना जान गए 17 नंबर। अब जरा देख लो, आगे देखते हैं 18 नंबर। यहाँ पर पूछा है असर्शन में क्या दे रखा है, अशोका सेज इन हिज रॉक एडिक्ट 13 दैट ही टर्न्ड टू धम्म, धम्म में टर्न्ड हो गए, मतलब वो वापस लौट गए, और धम्म का मतलब है कि बौद्ध धर्म को अपना लिए, एक तरह से सिंपल वे में समझो। तो इसका रीज़न क्या था, ही विटनेस्ड मच मिजरी एट कलिंग वॉर, कलिंग वॉर में बहुत ही दयनीय स्थिति को देखने के बाद उनको लगने लगा, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो धम्म में चले गए, ठीक है। तो क्या यही इसका कारण था, जी हाँ बिल्कुल यही इसका कारण था। तो 18 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोथ ए और आर, असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और ये जो रीज़न बताया गया है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका असर्शन का, ठीक है। तो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 19th नंबर, टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग, अशोक किस डायनेस्टी से थे, तो मौर्य डायनेस्टी से थे भाई, है ना, बिल्कुल सही इसका आंसर है बी नंबर। देख लो मौर्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, किसके साथ से वो किए थे, मतलब किसके सहयोग से, तो चाणक्य है ना, जो टीचर थे उनके। अब जरा देखो, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि अशोक के पिता कौन थे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ देख लो ABC याद रखो, ABC संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। इसके इनके जो पुत्र थे वो थे बिंबिसार, सॉरी बिंबिसार नहीं बिंदुसार, यहाँ देख लो बिंदुसार, इनका नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा क्योंकि जब इनकी मतलब जब ये जन्म लेते हैं बिंदुसार, तो इसके शरीर पर, पूरे शरीर पर बिंदु 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 टाइप का था। क्यों था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को इनके टीचर शुरू से ही क्या करते थे, छोटे छोटे जहर दिया करते थे, जिसका असर इनके पूरा ही शरीर पर था, इनके ब्लड में था, है ना। तो बच्चा जब पैदा लेता है तो पूरे शरीर में उसका असर दिखता है बिंदु बिंदु के रूप में, दाग के रूप में, इसलिए उसका नाम दे दिया जाता है बिंदुसार, ठीक। अब बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, इतना ख्याल रखोगे। और बिंबिसार अलग है, कई बार बता चुका हूँ आपको, बिंबिसार जो हर्यंक डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। क्लियर है इतना दूर तक। अब आगे बढ़ते हैं 20th नंबर में, देख लेते हैं क्या है। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंग वॉर, ये तो पहले भी देख चुके हम लोग, है ना, कलिंग वॉर के बारे में। तो कौन सा रॉक एडिक्ट बताता है इस कलिंग वॉर के बारे में, तो 13th रॉक एडिक्ट, 13वें रॉक एडिक्ट बताता है। अब आगे देखो 21st नंबर पूछा है, द हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है जिसको अहारा बोला जाता है, ये किसको किसको गाइड करता है, देख लो। प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू सिस्टम जैसे कि अकबर के टाइम पर हुआ करता था, है ना,
इसको क्या कहा कौन थे रिवेन्यू के हेड? तो टोडरमल, है ना, टोडरमल थे। उसी तरीके से यहाँ पूछा गया है मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर होता है रिवेन्यू का और ऑफिसर इंचार्ज होता है इंचार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शंस मौर्यन एम्पायर में, उसको किस नाम से बुलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रजूका। रजूका के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वो क्या करता है, जस्टिस को देखता है। किस चीज़ के बारे में जस्टिस करता है भाई? तो लैंड मेजरमेंट के बारे में और बाउंड्रीज़ के बारे में, जो भी क्या होता है डिस्प्यूट होता है बाउंड्रीज़ के बारे में, अपने खेतों के बारे में, लैंड के बारे में, है ना, तो उसका जो न्याय दिलाता है उसको कहते हैं रजूका। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रजूका ही होगा। कई जगह आपको करोरी देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि करोरी मौर्यन एम्पायर में नहीं होता, ये होता है मुग़ल एम्पायर में। ठीक, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। तो करोरी के जो है वो अकबर के टाइम पे होता था। और रिवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड कौन थे भाई? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, करोरी जो था अकबर के टाइम में, ये था कौन सा रिवेन्यू डिपार्टमेंट था। वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट को ही करोरी कहा जाता था। ठीक है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट को करोरी कहा जाता था, जिसके हेड थे उस टाइम टोडरमल, है ना। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। चलिए, इतना हम लोग देख लिए। तो इसका आंसर होगा आपका रजूका, ना कि करोरी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, करोरी नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट। अशोक के टाइम में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो काफ़ी आसान है ये, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे याद रखोगे। अशोक के टाइम में पूछा है, तो मैं ट्रिक आपको बता दिया हूँ पहले। अगर आप लोग को ट्रिक याद है तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ, और अगर आप एक बार लिख करके बता देते हो तो मुझे लगता है कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को याद कराने के मैं ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ कि कौन से काउंसिल होता है, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल। ये चारों काउंसिल में प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब उस समय जो सभा होता था तो सभा के राष्ट्रपति मैं बोल रहा हूँ, सभापति जो चुन के आते थे वहाँ, कौन हुआ करते थे, है ना। तो आपको बताना है कि वो ट्रिक आपको याद है कि नहीं। अभी मैं बता देता हूँ, देख लो। अशोक के टाइम में बोला है कि कौन से प्लेस पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। सबसे पहली बात देख लो, चारों को ध्यान रखो। रवा पका, शॉर्ट में, है ना, कई लोग इसको जानते हैं रवा पका, मतलब फर्स्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में। ठीक, फिर सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुआ था कहाँ पर? कनिष्क के टाइम में हुआ था, है ना, कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन ये है आपका कश्मीर में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ज़रा देख लो, अब फिर कैसे याद रखोगे कि कौन से किंग कितने नंबर में हुए थे। तो यहाँ पर देख लिए, फर्स्ट काउंसिल था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, इतना याद रखोगे। अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन राजा के टाइम में कौन सा हुआ था। देख लो, फर्स्ट काउंसिल है, सेकंड काउंसिल है, थर्ड काउंसिल है, फोर्थ काउंसिल है। अब ज़रा देखना, मैं सबके आपको बताया हूँ कोड याद रखने के लिए कि 1 का कोड होता है सन, 1 का कोड होता है सन यानी सूर्य, और फिर गन, है ना। जो 2 है, 2 का कोड होता है शू यानी शूज़, आपके जूते, है ना। 3 का कोड होता है ट्री, 4 का कोड होता है डोर। इतना ध्यान रखोगे। सबके बारे में एक स्टोरी मैं बता देता हूँ ताकि कभी ना भूलो। और ये इसका आंसर तो कभी भूलोगे नहीं कि अशोका फर्स्ट नंबर में था, थर्ड नंबर में था, कि सेकंड नंबर में, कि फोर्थ नंबर में, कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। जैसे देखो, इसके स्टोरी सुनो। थर्ड नंबर का क्या है कि ये थर्ड नंबर में थे। अशोक एक ट्री का नाम है, अशोक, है ना, ट्री का नाम है, प्लांट का नाम है अशोक, पेड़ जिसको कहते हैं, है ना, जिसके नीचे सीता मैया बैठती थी। अब ज़रा देखो, अशोक ट्री, अशोक क्या है? ट्री। ट्री किसका कोड है? 3 मतलब थर्ड काउंसिल में हुआ था। कौन? थर्ड काउंसिल में बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोक के टाइम पे। इतना याद रखोगे। अब देखो, थर्ड काउंसिल जो हुआ था वो कौन से प्लेस पर हुआ था, कौन से प्लेस में हुआ था? तो भाई अभी अभी बताया, रवा पका। रवा पका में आपका थर्ड नंबर में कौन आता है? प आता है, मतलब पाटलिपुत्र आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, पाटलिपुत्र। बोलना नहीं है बिल्कुल। 1 का फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, है ना। कौन से किंग के दौरान? तो इसके लिए मैं बता देता हूँ स्टोरी। 1 से होता है गन और फिर सन। तो देख लो, इसके थे अजात शत्रु,
अब आप गन को लेकर के किसको मारने जाते हो, शत्रु को मारने जाते हो, है ना। तो गन को लेकर के शत्रु को मारने जाते हो, गन से आपको खुद याद रह जाएगा कि वन, वन मतलब फर्स्ट काउंसिल में अजात शत्रु थे, किंग, ठीक है। शू, शू का टू, टू मतलब शू, इसका कोड बताया है ना। तो काल अशोक, है ना, काल अशोक इसके किंग थे, कौन, काल अशोक। तो ज़रा देख लो, शूज़ आप पहने हो काला कलर के, काला कलर के क्या पहने हो, शूज़, शूज़, है ना, शू मतलब टू, टू शू, टू शू, है ना। तो काला कलर के शू पहने हो, यानी टू मतलब सेकंड काउंसिल हुआ था, उसके किंग थे काल अशोक, ठीक है। ट्री का बता दिया, थ्री का, थ्री मतलब ट्री, ट्री कौन सा ट्री, इन चारों में से, राजा में से अशोक, अशोक एक ट्री का नाम है ना। तो अशोक आप ध्यान रखोगे। डोर, फोर्थ नंबर तो ऐसे ही सबको याद रहता है इन जनरल, आप भी याद रख लो कि कनिष्क थे उस टाइम के राजा, कौन थे, कनिष्क, नहीं भूलोगे। सारे ट्रिक तो मैं बता ही दिया हूँ ऑलमोस्ट, है ना, कि कौन से प्लेस पर हुआ था, डेट भी बता दिया हूँ एक वीडियो में, और प्लेस बता दिया, किंग बता दिया, और कौन से इसके प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट आप मुझे बताओगे कमेंट में कि आपको याद है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट को याद रखने के क्या तरीके बताए थे, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। फिर देख लो 23rd नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौटिल्यास अर्थशास्त्र डील्स विथ द एस्पेक्ट ऑफ, तो ये भी बता दिया था, है ना। इकोनॉमिक के बारे में नहीं, इकोनॉमिक देखते ही काट देना है, अर्थशास्त्र सोच करके इकोनॉमिक में नहीं टिक लगाना है। इसका आंसर क्या होगा आपका 23rd नंबर का। तो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ है, रिलीजियस लाइफ है, या फिर आप सोशल लाइफ बोलोगे, क्या है इसका आंसर करेक्ट, जानते हो आप लोग, है ना, बता चुका हूँ, पॉलिटिकल पॉलिसीज़। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 23rd का बी नंबर आंसर होगा करेक्ट, ठीक है, भूलना नहीं है आपको, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, मुख्य रूप से इकोनॉमिक में नहीं टिक लगाना है। फिर है 24th नंबर में बोला है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, मतलब बहुत विशेष तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया गया है, दिखाया गया है, कौन से बुक में दिखाया गया है, विशाखदत्त के बुक में दिखाया गया है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो विशाखदत्त के बुक का नाम क्या है भाई, तो इनके बुक का नाम है, विशाखदत्त भी एक करेक्टर होते हैं, आप अगर सीरियल देखोगे तो फर्स्ट में ही फर्स्ट एपिसोड देखोगे ना चंद्रगुप्त मौर्य वाला, तो उसमें फर्स्ट एपिसोड में ही विशाखदत्त आते हैं। ये पुराना वाला मैं नहीं बोल रहा चंद्रगुप्त मौर्य देखना, जो नया वाला आया था, नहीं नया वाला भी नहीं, मुझे लगता है कि इस पर तीन लोग सीरियल बनाए हैं। तो जो सेकंड टाइम में आया था उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद सूरज पंचोली करके हैं, सूरज पंचोली उनमें शायद रोल निभाए हैं। तो उनका वाला अगर आप देखते तो फर्स्ट एपिसोड में ही विशाखदत्त कैरेक्टर को दिखाया गया है। खैर आपको जा कर के देखना नहीं स्टार्ट कर देना है, क्योंकि पढ़ाई आपको करने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद देखते रहना आराम से, और देखने का मन है अगर कभी तो देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 एपिसोड थे इसके टोटल, अब आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। तो विशाखदत्त दिखाया गया है। तो विशाखदत्त के कौन से बुक में ये दिखाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो इनके बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस, ध्यान रहेगा इस चीज़ को। तो मुद्रा राक्षस किनके बुक है, विशाखदत्त। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि मुद्रा राक्षस को किसने लिखा, विशाखदत्त ने लिखा है। अब आगे देखते हैं 25th नंबर में, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज़ अवेलेबल इन, पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है वो कौन से किसके बुक में दिखाया गया है, कौन से बुक में दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, दिव्य वदन में नहीं, अर्थशास्त्र में बिल्कुल नहीं, इंडिका में दिखाया गया। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इंडिका को लिखा किसने भाई, ये तो बता चुका हूँ पहले, है ना, मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस का राजदूत था, नियुक्त किया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और सेल्यूकस कौन था, तो एक मंत्री था, किसका, सेनापति था, मतलब किसका, सिकंदर का, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर 26 नंबर देखो क्या है ये, हु अमंग्स द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कन्क्वेर द डेक्कन, डेक्कन को किसने विजय प्राप्त किया, इनमें से किसने डेक्कन को विजय प्राप्त किया, डेक्कन पे। डेक्कन वाले पार्ट को आप जानते हो, दक्कन बोलते हैं जिसको हिंदी में, है ना, दक्कन बोलते हैं, ठीक है, आधा साउथ इंडिया आधा सेंट्रल इंडिया आता है इसके अंदर। तो देख लो कौन ऐसा राजा था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बिंदुसार होगा। बिंदुसार कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो बिंदुसार ही विजय प्राप्त किए थे, किस पे, दक्कन पे, ठीक है, दक्कन पे। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर देख लो, 27 नंबर यहाँ पर, अच्छा क्या है ये, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, अशोक के इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो कौन सा लैंग्वेज था।
तो यहाँ पर देख लो, इसका आंसर है आपका प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज। और ध्यान रखना एक चीज़, शिलालेख को जो पढ़ा गया है, अशोक के जितने शिलालेख पढ़े गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं ना। जो प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी लिपि है, लिपि अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है ना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले किसने डिसिफर किया इसको, किसने पढ़ने की कोशिश किया, तो इसका नाम कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन है भाई, इसका आंसर क्या होगा, तो जेम्स प्रिंसेप। हाँ, जेम्स प्रिंसेप। तो ये पढ़े, एक हिस्टोरियन है जेम्स प्रिंसेप, ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसेप। कई एग्ज़ाम में पूछा गया है इसके बारे में, जेम्स प्रिंसेप की। ऐसे पूछेगा कि उनके रॉक एडिक्ट में जो ब्राह्मी लिपि है, इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया है प्राकृत लैंग्वेज में, तो इसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जो हिस्टोरियन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को कितने भाग में बांटा है, तो उन्होंने भी बांटा है 7 भाग में, है ना। और आपके चंद्रगुप्त मौर्य भी बांटे हैं 7 भागों में, उनके ही हिसाब से ये लिखे होंगे, है ना। तो मतलब ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाए हैं हम तक, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। तो मेगास्थनीज के इंडिका के हिसाब से इंडियन सोसाइटी को 7 कैटेगरी में बांटा गया, जिसको मैंने पहले बता चुका है। ये पिछले क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें बताया हूँ ना, 7 याद रखने के तरीके भी बताया। अब जरा देख लो 29 नंबर यहाँ पर क्या पूछा है, विच डायनेस्टी डीड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद। नंद डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आता है, ये तो मैं बता दिया हूँ आपको, है ना। हसीना, MSK, हसीना, MSK, MSK। एस से आपका हर्यंक है, एस से शिशुनाग है, शिशुनाग है, और हाँ शिशुनाग है। एन से नंद है, एम से मौर्य है, और ये एस से शुंग है, और ये कन्नव है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि नंद के बाद कौन आया, तो मौर्य आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नंद वंश के जो महापद्मानंद होते हैं, है ना, कैसे हारते हैं, क्या होता है। फिर धनानंद आते हैं, धनानंद को कैसे हराते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और राजा बनते हैं, ये सब कहानी क्लियर है आप लोगों के। तो यहाँ पर क्या है, नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य आता है, बिल्कुल करेक्ट है। इस सीक्वेंस को नहीं भूलना है आपको, ठीक है। सीक्वेंस भी पूछा गया कई बार, तो मौर्य इसका आंसर है 29 नंबर का ए। फिर है यहाँ पर 30th नंबर, यहाँ पूछा था मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज। मौर्यन एज के टाइम में सबसे जो फेमस एजुकेशनल सेंटर है वो कौन सा था, तो तक्षशिला, काफ़ी फेमस है ना। तक्षशिला अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। तक्षशिला को नहीं भूलना है आपको। तो 30th नंबर का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस, अभी अभी बताया हूँ, है ना, कि मुद्रा राक्षस कौन लिखे हैं, तो विशाख दत्त ने लिखे हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर है यहाँ पर क्या 32, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक। मेगास्थनीज के बुक का नाम है क्या, इंडिका। क्या लिखा गया भाई, ये इंडिका होगा, है ना, गलत टाइप हो गया है, इंडिका इसका होगा आंसर। डी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर है, इन हाउ मेनी अधिकार नाश इज़ द कौटिल्यास अर्थशास्त्र। अब ये क्या पूछ लिया भाई, कौटिल्या का अर्थशास्त्र जो डिवाइडेड है वो कितने अधिकारण में है। अधिकारण का मतलब होता है बुक, कितने बुक में है। ये जो बुक है इसमें कितने खंड हैं, खंड नहीं बोल सकते इसको, वॉल्यूम बोल सकते हो, अलग अलग किताबों में लिखा गया है अर्थशास्त्र को। तो इसके अंदर टोटल 15 बुक हैं, इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे और क्या क्या क्वेश्चन अराइज होता है देख लो। टोटल 15 बुक है अर्थशास्त्र के जो कौटिल्य लिखे हैं वो 15 बुक हैं। इससे और क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट बुक, अगर आपसे कभी पूछ ले थोड़ा सा डीपली कि लार्जेस्ट बुक कौन है, तो 2nd नंबर का बुक है। अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट बुक कि सबसे छोटा बुक कौन है, तो स्मॉलेस्ट बुक आपका 11th नंबर का जो बुक है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। और इस 11th नंबर में मात्र 56 सेंटेंस हैं, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे अर्थशास्त्र से, तो इससे पूछ सकता है कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, मतलब 15 बुक मिला करके टोटल चैप्टर कितने हैं, तो 150 चैप्टर हैं, 150 चैप्टर हैं। अगर पूछ ले कि टोटल टॉपिक कितने हैं, कितने टॉपिक पे लिखे गए हैं, तो 180 टॉपिक पर लिखा गया है, ठीक है। फिर पूछेगा कि कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है। और किस फॉर्म में लिखा गया, मतलब ये पैसेज के फॉर्म में लिखा गया, कहानी के फॉर्म में, या प्रोज के फॉर्म में। प्रोज का मतलब होता है पोएम, ठीक है, पोएम। तो ये पोएट्री फॉर्म में लिखा गया, यानी पोएम के फॉर्म में, यानी प्रोज के फॉर्म में लिखा गया है। प्रोज मतलब पोएम,
तो पोएम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मतलब 2-2 लाइन का होता है ना, कविता टाइप का, जो हम लोग दोहे पढ़ते थे। किस टाइप के दोहे? जैसे कबीरदास के दोहे हुआ करते थे, है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते हैं 2-2 लाइन के, उस टाइप से लिखा गया है। कितने सारी बातें बताया देख लो। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, इसमें कितने बुक हैं, टोटल कितने अधिकारण हैं, अधिकारण मतलब कितने बुक हैं, तो इसके टोटल 15 बुक हैं। पहली बात बताया। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, तो इतने, इसमें टोटल 150 चैप्टर हैं। कितने टॉपिक्स हैं, तो 180 टॉपिक हैं। लार्जेस्ट बुक कौन सा है, तो सेकंड है। स्मॉलेस्ट बुक कौन सा है, 11 है। 11 बुक में टोटल कितने सेंटेंस हैं, तो 56 सेंटेंस हैं मात्र। ठीक, इतनी सारी बातें बताया। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर है पूरा अर्थशास्त्र का। अब देख लो नेक्स्ट आपका, हु आइडेंटिफाइड द नेम सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कह करके किसने बुलाया है अपने इतिहास में, किसने बुलाया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सेंड्रोकोटस। ध्यान रखना, काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो सेंड्रोकोटस किसने बुलाया भाई चंद्रगुप्त मौर्य का नाम? तो विलियम जॉन्स। इसका आंसर होगा विलियम जॉन। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर है। फिर है हु डेसिफर्ड, है ना, हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम। अशोका का जो लिपि है, जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें जो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया, वो किसने इसको डिसाइफर किया, इसको पढ़ने की कोशिश किया फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप। 35 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। फिर है 36 नंबर, द लास्ट मौर्यन एम्पेरर वॉज। मौर्यन एम्पेरर जो थे वो लास्ट नंबर के कौन थे? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, बृहद्रथ ये थे इसके लास्ट एम्पेरर। तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है देख लो। अगला नंबर क्वेश्चन आता है आपका, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। कौन? कौटिल्य। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है देख लो। अगला क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग, मतलब मैच करना है आपको। ठीक है, मैं सीधा आंसर लिख दिया हूँ यहाँ पर, क्योंकि टाइप करने में बहुत मुश्किल काम है भाई, इतना आसान काम नहीं है। तो देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा है। किसने कहा है? विलियम जॉन्स ने कहा, अभी अभी हम लोग देखें, है ना। तो सेंड्रोकोटस किसका नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार, बिंदुसार का एक और भी उपनाम था, और उसका नाम क्या है? कौन सा नाम है ये? अमित्र घटा, है ना, अमित्र घटा। यहाँ पर लिखा हुआ है अमित्र घटा, लेकिन इसको कहेंगे तो अमित्र घात। देख लो, अमित्र घात कहा गया है। क्या कहा गया है? अमित्र घात। किसको कहा गया? बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? अशोक के पिताजी थे और चंद्रगुप्त के पुत्र थे, है ना। तो अशोक के दादा कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आपको देखना है? 38 नंबर, हाँ, अमित्र घात। देखो, अमित्र घात का मतलब एक और मीनिंग इसका होता है ना। चलो बाद में बताते हैं। यहाँ देख लो, तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। कौन से एडिक्ट में कहा गया, ये भी क्वेश्चन आने वाला है। चाणक्य का नाम था बचपन का विष्णुगुप्त। तो सारे आंसर में यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पर 39 नंबर में पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज़ नॉट मेंशनड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन से किंगडम के बारे में जिक्र नहीं है? साउथ इंडियन किंगडम। चोल के बारे में है, पांड्या के बारे में है, और सत्यपुत्र के बारे में है, सतवाहन, सतवाहन के बारे में नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अब ज़रा देख लो, यहाँ पर किस में यहाँ पूछा था? अशोकन इंस्क्रिप्शन में। अशोकन इंस्क्रिप्शन में ये सारे हैं, और सतवाहन डायनेस्टी के बारे में नहीं बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर में बोला, बाय विच नेम वॉज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। तो अभी अभी देखे, चाइल्डहुड में इनको विष्णुगुप्त कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन। बहुत ही ब्रिलियंट थे इनके पिताजी, पंडित थे, उनका भी नाम विष्णुगुप्त था। और जब उनके पिताजी को मार देता है धनानंद, जो राजा रहता है, तो इनका भी बचपन का नाम दे दिया जाता है विष्णुगुप्त। ठीक है, देखने को मिलेगा ये सब सीरियल में, और कहानियाँ अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे अगर लगता है, एक मैं देखा हूँ हिस्टोरिकल बेस्ड बहुत सारे सीरीज देखा हूँ, तो इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य और एक पोरस, है ना, पोरस, है ना। पोरस का एक डायलॉग रहता है, मैं भूल गया अभी। हाँ, पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, ऐसे करके उनका एक डायलॉग रहता है, वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। और मैं अभी आप लोग को कहता हूँ, जो भी चीज़ पकड़ लेते हो ना, तो अधूरा मत छोड़ा करो। ठीक है। तो देखो, इसका आंसर है विष्णुगुप्त, चाणक्य का चाइल्डहुड नेम।
फिर नेक्स्ट क्या है आपका 41 नंबर का, यहाँ पर दे रखा है एन अशोकन एडिक्ट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तरांचल मतलब वही उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में कौन सा एक अशोकन एडिक्ट है, तो कौन से प्लेस पर है, उसका नाम कौन मतलब कौन से एडिक्ट के नाम से वो फेमस है, तो कालसी, ठीक है। कालसी प्लेस का नाम भी है और कालसी एडिक्ट के नाम से भी फेमस है अशोक के एडिक्ट, जो कहाँ है, उत्तरांचल। उत्तरांचल का मतलब उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी अगर पूछ ले कहाँ, तो देहरादून, ठीक है, देहरादून में कालसी, कालसी ध्यान रखना, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखो 42 बोला है हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कौन करवाया होगा, है ना, तो कौन करवाया होगा, अशोक ने, ठीक। ये भी क्लियर है आपका, अशोक स्तंभ यहीं से लिया गया सांची के स्तूप से। अब ज़रा देख लो नेक्स्ट है यहाँ पर विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस, सेल्यूकस को कौन हराया, सेल्यूकस जब वापस आया, वापस जब लड़ाई करने के लिए आया तो कौन हरा दिया, उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इसकी पुत्री से विवाह भी कर लिए, है ना, कर क्या लिए, मतलब ये सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह इनसे करा देते हैं हार जाने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर पूछा भी है कि द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर सेल्यूकस को कहाँ अपॉइंट करते हैं, कहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, सिंध और अफगानिस्तान के, ठीक है। चलो सब चीज़ क्लियर है। 44 नंबर में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस द नेम ऑफ अशोका हैज़ बीन मेंशन्ड। अब देखो एक तो आपसे पूछा था कि कलिंग वॉर जो है वो अशोकन एडिक्ट में कहाँ पर मेंशन है, तो ये कंफ्यूज करके आप इसमें टिक मत लगा देना अशोक का रॉक एडिक्ट 13, क्योंकि रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किसमें अशोक का नाम मेंशन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इनका नाम जो है वो 2 जगह मेंशन है, ध्यान रखो। तो मैं बता देता हूँ डिटेल में, देखो 2 रॉक एडिक्ट में मेंशन है। पहला एडिक्ट जो है ये मास्की का एडिक्ट, मास्की का, ठीक है, यहाँ पर है कहीं मास्की, यहाँ पर है माइनर रॉक एडिक्ट मास्की जो कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में। इनका नाम वहाँ पर मेंशन किया गया है अशोक के रूप में, ठीक है, अशोक के रूप में। दूसरा जो है, दूसरा है गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा, गुर्जरा एडिक्ट में इनका नाम मेंशन है। तो 2 जगह मेंशन है इनका नाम रॉक एडिक्ट में, मास्की और गुर्जरा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर यही पूछा है कि अशोक का नाम कहाँ पर क्या मेंशन है, तो माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मास्की में। और यहीं पर इनका जो नाम लिखा गया है वो लिखा गया है प्रियदसी, जो हम लोग देख रहे हैं बार बार प्रियदसी करके, प्रियदसी ऐसे करके लिखा हुआ है, प्रियदसी, कहीं कहीं प्रियदर्शी भी लिख देता है, देवन प्रियम भी लिख देता है कई बार, तो देवन प्रियम। तो ये जो प्रियदसी नाम मेंशन है ये कहाँ पर मेंशन है, तो ये रॉक एडिक्ट मास्की में जो कर्नाटक में है, ठीक है। और रॉक एडिक्ट 13 से कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि इसमें कलिंग वॉर के बारे में बताया गया है। अब ज़रा देख लो 45 में बोला है हु इन एंशियंट इंडिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अमित्र घात, अमित्र घात के नाम से कौन फेमस थे, तो बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे, ठीक है, क्लियर है इतना दूर तक। अब जरा देखो अमित्र घात का मतलब होता है क्या है, अमित्र घात का मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, इनको उपाधि दिया गया, मतलब शत्रुओं को छोड़ता नहीं होगा ये, है ना, बिंदुसार। तो बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। अब जरा देखो नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, किसको डिफीट किए भाई, तो ये किसको डिफीट किए, हिस्ट्री के हिसाब से सेल्यूकस को, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद उनकी पुत्री का विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, उनकी पुत्री का नाम रहता है हेलन, ठीक है, हेलन, हेलेन या हेलन, ठीक है, सेल्यूकस को हरा देते हैं। 46 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर 47 नंबर में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका, अशोक की का नाम कहाँ पर मेंशन है, तो अभी अभी पढ़े मास्की, एक तो पढ़े मास्की जो कहाँ है, कर्नाटक में, सेकंड है गुर्जरा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट है, गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा और मास्की दोनों करेक्ट है बिल्कुल, तो इसको भी याद रखना, गुर्जरा और मास्की दोनों को, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। अब जरा देख लो 48 नंबर में पूछा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद, तो पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट के बारे में ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इकोनॉमिक देखते ही काट देना है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं 49 नंबर में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इज़ द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्त अंग थियोरी
ऑफ स्टेट, मतलब सप्तअंग थियरी जो था जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कौटिल्य के, उनके जो मौर्य जो था मौर्य किंगडम वो 7 वर्गों में विभक्त था जिसके बारे में बता चुका हूँ। सजदा है ना, हिंदी में ही लिखो भाई, कंफ्यूज कर जाओगे। सजदा, सजदा और के, सजदा के दम, ऐसे हिंदी में लिख लो। स से मैं बता चुका हूँ क्या होता है ना, स से। और एक क्वेश्चन आया था कि आखिरी नंबर का 7वें नंबर का क्या है, मित्र है ना, जिसको अलाइज बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? स से स्वामी होता है, मतलब किंग होता है। सारा कुछ बता चुका हूँ, फिर क्या बार बार रिपीट करना है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 7th पार्ट मित्र था, सजदा के दम, माँ से मित्र है ना, अलाइज, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो बता दूँ फिर से, क्या रिपीट कर देता हूँ है ना, याद हो जाएगा, देख लो। सजदा के दम, स से हो गया आपका स्वामी, स्वामी का मतलब किंग हो गया। फिर है आपका क्या, सजदा, मैं कैसे लिखा था यार, बार बार गड़बड़ कर देता हूँ, देखो ऐसे ही लिखो, सजदा, ठीक है। डी के बाद ये मत लिखना, के दम। एस से है स्वामी, स्वामी का मतलब किंग। ए से है आपका अमात्य, अमात्य का मतलब मिनिस्टर। जे से है आपका क्या, जनपद, मतलब टेरिटरी एंड पीपल। डी से आपका क्या है, डी से है दुर्ग, मतलब फोर्ट। के से है कोश, कोश का मतलब ट्रेजरी। और डी से क्या है आपका, डी से है दंड यानी सेना, मतलब आर्मी। और एम से क्या है भाई, तो एम से आपका मित्र यानी अलाइज। इसको अब फाइनली इसी को नोट डाउन करना है आपको, ठीक है, हिंदी में भी नहीं, इंग्लिश में नहीं। सजदा के दम, डी के बाद ये मत देना बस, ठीक है। 7, तो आखिरी नंबर का क्या है, मित्र, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखो आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर, रिलीफ स्कल्पचर क्या होता है पता है? अच्छा मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोका, मतलब वहाँ पर राजा अशोक नहीं लिखा हुआ है, किंग अशोक नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा है रान्यो अशोका, जिसका मतलब होता है राजा अशोक। मेंशनड अलोंग विथ द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक। अशोक मतलब यहाँ पर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि जो स्टोन में पोर्ट्रेट किया गया है अशोक को, अशोक का पोर्ट्रेट करने का मतलब है कि उनके चित्र को उभार करके वहाँ पर बनाया गया है। तो मान लिया जाए ये शिला का कोई खंड है, शिला खंड है ना, मतलब पत्थर का एक टुकड़ा है, इस पर ही उकेर करके बनाया गया है। किसके बारे में, अशोक के बारे में, मतलब अशोक की मूर्ति बनाई गई है उसी पर उकेर करके। तो जो ये शिलाखंड है इसके ऊपर ही उभार करके जो बनाया जाता है उसी को बोलते हैं, उसी स्टाइल को बोलते हैं रिलीफ स्कल्पचर, ठीक है। तो यहाँ पर है रान्यो अशोका के नाम से जो मेंशन किया हुआ है, ये कौन से रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है, कहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर है आपका क्या, इसका आंसर है कंगनहल्ली। इसको कंगन मत पढ़ देना यहाँ पर, हालांकि कंगन ही लिखा हुआ है, इसको अगर पढ़ेंगे तो कनगनहली है ना, कनगनहली पढ़ेंगे इसको। तो कंगनहली नहीं, कनगनहली पूरा पढ़ना है। तो कनगनहली में ही इसका नाम मेंशन है, मतलब अशोक का नाम रानो अशोक के रूप में मेंशन है। और इनके साथ, अशोक के साथ क्या होता है, अशोक के साथ साथ इनकी पत्नी और इनके कुछ अटेंडेंट्स होते हैं, अटेंडेंट्स का मतलब सेवक होते हैं, है ना। तो सेवक और इनकी पत्नी और इनका भी क्या किया गया है, वहाँ पर मूर्ति के रूप में उभार करके, मतलब इनका पोर्ट्रेट किया गया है, बनाया गया है, ठीक है, मतलब चित्र बनाया गया एक तरह से समझ लो। और ये है कहाँ, कनगनहली है कहाँ, तो कर्नाटक में है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना। तो आज 50 क्वेश्चन देख लिए हम लोग, इसको अगर रिकैप करना हो तो देख लेना आप लोग रिवाइज करके, है ना। और नोट्स बना रहे हो तो सही बात है, नहीं बना रहे हो तो भी 2-4 बार वीडियो को देखो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे जो मेन पॉइंट बताता हूँ उसको लिख करके रखा करो, बुक तो आपके पास है, बुक में ही कुछ कुछ क्या किया करो, टिक लगा लिया करो, कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख लिया करो, है ना। तो चलो देख लिए भाई आज हम लोग 50 क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, बहुत कुछ सीखा आज, तो आज का क्लास हम लोग रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।